नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी कल स्वतंत्रता दिवस था और आज़ादी का अमृत महोत्सव, माने आज़ाद हुए भारत को 75 साल हो गए। और आमतौर पर जब आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो 1857 से ही इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बार एक औपचारिक रूप से एक घोषणा हुई है, जिसे भारत का स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है। लेकिन असलियत ये है कि भारत की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई या प्रतिरोध का जो हमारा लड़ाई का जो प्रतिरोध की स्पिरिट जो रही है, ये केवल अंग्रेज़ों के आने से नहीं हुई, बल्कि ईसा पूर्व से ही भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण हुए हैं। सबसे पहले पारसी का आक्रमण हुआ, शायद 558 ईस्वी पूर्व हो गया था। तो ऐसे ही इसके बाद किसका हुआ? यूनानी आक्रमण हुआ। सिकंदर इसमें आए। सिकंदर ने कुछ प्रदेशों को लूटा और अपना वहाँ के स्थानीय राजाओं को हराया और अपना राज कायम किया। लेकिन हर बार प्रतिरोध हुआ। पारसी का आक्रमण में भी जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय राजा थे, उन्होंने उनका विरोध किया। वैसे ही जो है सिकंदर का भी विरोध हुआ। अब क्या था, क्योंकि जो काबुल से जो खैबर का दर्रा है, जहाँ से लोग आए, तो यहाँ छोटे छोटे राजा थे। जैसे आप समझ लीजिए कोई सामंत किस्म के राजा थे। तो स्थानीय लोगों के जो छोटे छोटे राजा थे, उनका इनसे लड़ाई हुई और हारे। क्यों हारे? क्योंकि वो तो एक सुनियोजित रूप से भारत में आए थे लड़ाई लड़ने के लिए, यहाँ को लूटने के लिए। और जो स्थानीय राजा थे, छोटे छोटे सामंत थे, जिनकी छोटी छोटी जागीरें थी, वो नदी किनारे इस एरिया से उस एरिया तक, तो वो उनका मुख्य उद्देश्य लड़ना नहीं था। वो इनकी जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी तो आपस में ही होती थी, अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने के। लेकिन एक इस ढंग से विदेशों में जाकर के आक्रमण करने का कोई इतिहास नहीं रहा हमारा। तो ये ईसा पूर्व से ही ये चला आ रहा था। सिकंदर जो विश्व विजेता था, तो भारत में भी आया। उसने यहाँ पर भी उसी एरिया में जो सीमांत है, पश्चिम उत्तर सीमांत है, उसमें उन्होंने आक्रमण किया, वहाँ के राजा को हराया। लेकिन वहाँ प्रतिरोध का उसको बहुत सामना करना पड़ा और वो ये समझ गए थे कि मैं शायद इसको स्थायी नहीं बना सकता। तो बाद में जो पोरस थे, तो उन्होंने उनका राज्य उनको लौटा दिया। ऐसे उन्होंने अपने छत्रप नियुक्त कर दिए और अल्टीमेटली वापस चले गए। उनकी सेना ने भी जो है लड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो काफ़ी समय से निकले हुए थे, लड़ाई करते करते वापस चले गए। अब इसके बाद क्या है कि ये तो लड़ाइयाँ हुई जो उस समय दुनिया का प्रचलन था कि आप उसके लिए धन कमाने के लिए या अपना राज्य बढ़ाने के लिए। लेकिन असली जो हमारे लिए जो अस्तित्व का प्रश्न था, वो आया 711 में, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया। उसने सिंध पर आक्रमण किया। तो ये लड़ाई सिर्फ लूटने की लड़ाई नहीं थी, ये इस्लाम धर्म को, अपने धर्म को बढ़ाने की लड़ाई थी। और काफिर माने, जो उनके धर्म को नहीं मानते, उनको मारने की लड़ाई थी ये। तो यहाँ से हमारा असली प्रतिरोध शुरू हुआ। उसके बाद मोहम्मद गौरी, गजनवी, ये सब आए, तो इनका हर जगह विरोध होता रहा। हालांकि ये क्या था कि एक ज़्यादातर सिंध, पंजाब, काबुल, जो अफ़गानिस्तान का एरिया था, ये सब वहीं तक सीमित रहा था। कभी कभार उनकी एक लहर आ गई तो दिल्ली तक आ गए या मथुरा तक चले गए, लेकिन मेनली ये रहा, इनका एक सीमित दायरा था। इस बीच वो हूण भी आए, कुषाण भी आए। और लेकिन क्या था कि जो हूण, कुषाण और शक, ये जो लोग थे, ये आए, इन्होंने लड़ाई करी, स्थानीय लोग हराया। लेकिन ये किसी धर्म का प्रचार करने नहीं आया और ये यहीं के यहीं जनता के बीच घुल मिल गए। और यहीं का जो धर्म, बौद्ध धर्म था, कई राजाओं ने उसको अपनाया। मंदिर, अपने जो बौद्ध स्तूप बनाए या अपनी मुद्रा चलाई, तो उन्होंने बौद्ध धर्म का ही प्रचार किया। लेकिन जो असली हमारी जो लड़ाई थी, इस्लाम से थी, जो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुई। फिर तुर्कों का राज्य आया, जिसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं, जो दिल्ली के पंजाब से लेकर के या
काबुल से लेकर के दिल्ली और उसके आसपास तक का ही लिमिटेड रहा। उसके बाद आए मुग़ल। तो ये दिल्ली सल्तनत में भी जो स्थानीय राजा लोग थे उस क्षेत्र के, वो लगातार संघर्षरत रहे। फिर आए मुग़ल, बाबर आए। तो बाबर को कोई एक तरफा नहीं आने दिया। उस समय राणा सांगा एक बड़े शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने लगातार टक्कर दी। फिर उसके बाद राणा सांगा के बेटे उदय सिंह, पोते महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लंबी जंग चली। तब तक मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो गया था और अकबर एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति बन गया था, लेकिन उसने सबको हराया, महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया। महाराणा प्रताप ने कभी सरेंडर नहीं किया। और फिर क्या है कि उनके जो बेटे थे, जब वो अकबर समझ गया था कि नहीं, इनके अंदर इनसे ऐसा अपमानजनक संधि नहीं करनी, तो उन्होंने सत्सम्मान उनको दिया। उनको घर में, उनको दरबार में, जो बेटे को जो है दरबार में आने के लिए, कोशिश करने के लिए छूट दे दी। इसके बाद क्या है, औरंगजेब के आते आते जो है इस्लाम अपने चरम पे पहुंच गया था, लेकिन इसको जो है टक्कर दी छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके वीर मराठाओं ने, पेशवाओं ने। और औरंगजेब को ज़िंदगी के अंतिम 25-26 साल दक्षिण में ही काटने पड़े और वहीं जाकर के मुग़ल साम्राज्य का समापन हुआ। औरंगजेब के मरने के बाद 10-15 साल के अंदर अंदर मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो गया और पेशवा मराठे, जो मराठा सरदार थे, वो देश में सबसे मजबूत सत्ता बन के उभरे। और 1818 तक जो है ब्रिटिश मराठा तीसरे युद्ध तक वही लोग काबिज रहे। जब तक ये रहे, मराठा रहे, तब तक ब्रिटिशर्स ईस्टर्न जो कोस्ट था उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इनके डर के मारे। ये कलकत्ता में रहे या अवध तक थे, अवध के नवाब से इनका वो था, संबंध था। कर्नाटक में कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु का उपतट हो गया, तो ये उससे वहीं तक सीमित रहे। मराठों से टक्कर लेने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। बाद में जो कूटनीति वो करते हैं, तो उन्होंने मराठों में फूट डाल करके, पेशवाओं पे फूट डाल करके 1818 में पूरी तरह इनका दमन किया और बाद में सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसके बाद जो दौर हुआ वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है चलता रहा। ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ आगे बैठे रहे, उन्होंने आराम से शासन किया। हर जगह, चाहे छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, छोटे साम्राज्य हो, वो लगातार इनके खिलाफ लड़ते रहे। फिर सबसे बड़ा विद्रोह 1857 में हुआ, जिसे भारत के इतिहास में स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम मानते हैं। इस तरह जो है बाद में सब कुछ हुआ। फौज ने विद्रोह किया, आईने आई, शहीद भगत सिंह, उनके साथियों को फांसी पर चढ़े, कईयों को आजीवन कारावास हुआ। वीर सावरकर ने उनको 2 जन्म की सज़ा सुनाई गई। तो इस ढंग से इतना प्रतिरोध हो गया कि आईने, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब आईने के जो लोग पकड़े गए, जब उन पर जब मुकदमा चला, तो पूरी जनता उनके साथ हो गई, फौज उनके साथ हो गई। तो तब जा कर के ब्रिटिशर्स के समझ में आ गया कि अब यहाँ से निकलना बेहतर, और वो चले गए। तो खैर, ये तो मोटा मोटा सा इतिहास की बात है। अब क्या है कि भारत जो है, जो मैं मुख्य बात कहना चाह रहा हूँ कि लोग क्यों आते थे, विदेशी क्यों आते थे, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। इसी वजह से जो है इस्लाम को प्रचार करने के अलावा मुख्य यहाँ की संपत्ति थी। सोने की चिड़िया तब भी थी और आज भी थी। उसके पीछे एक भौगोलिक कारण है। जो भारत कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक, जो ये हमारी जो भौगोलिक हो रही है, विभिन्न इसमें जो है जलवायु रहा है। तो इतनी विविधता इसमें रही है कि आपको किसी चीज़ की कमी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर कहीं कुछ पैदा हो रहा, कहीं कुछ पैदा हो रहा, तो इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब ये भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जो कर्क रेखा है हमारे मध्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा के ऊपर और नीचे का जो जलवायु है वो सबसे बेहतर है। आज ये कर्क रेखा और कहाँ गुजरती है? यूएसए में। तो आज की सोने की चिड़िया कौन है? यूएस। तो हमारा वो सब कुछ वही है। हमें एक बार फिर इसको सोने की चिड़िया कैसे बनेंगे? जैसा आप देख रहे हैं कि आज 8-10 साल से देश में नई नई चीज़ें हो रही है, नया बदलाव हो रहा है, और एक उनका संकल्प के साथ आ रहे हैं कि हम इस देश को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे। कभी आपने कल्पना किया था कि वो जो
हमारे यहाँ पेट्रोलियम जो 80-85% पेट्रोलियम पदार्थ हम आयात करते, आज ये स्थिति है कि इतनी परियोजनाएं इस पर काम कर रही हैं। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन व ग्रीन फ्यूल करके, हाइड्रोजन फ्यूल करके ला रहे हैं, इथेनॉल ला रहे हैं, मिथनॉल ला रहे हैं, सोलर ला रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग अपने को पूरा आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा इस मामले में, फ्यूल के मामले में, और एक्सपोर्ट भी करना लगेगा। ऐसे ही क्या है, कभी हम डिफेंस में बाहर से हथियार मंगाते थे, सारी चीज़ें हम आयात करते। आज हम सिर्फ न केवल आत्मनिर्भर भारत बन रहे हैं बल्कि निर्यात भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य है हथियारों का निर्यात करने का। आप ये देखिए कि विश्व में सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है तो एक तो हथियारों की है और एक फार्मा इंडस्ट्री है। तो इन दोनों में भारत बड़ी मजबूती से चल रहा है। आज आप देखिए पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क चल रहा है। कहीं से भी आप उठा कर देखिए, हर जगह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। नई रेलवे की नई लाइनें बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, इसके नौ परिवहन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें एक हो तो पहले भी सकती थी, लेकिन ये सब हो रही है, आज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक लक्ष्य है कि हमने फिर सोने की चिड़िया बनना है और हमने फिर विश्व में सबसे आगे बढ़ना है। जो टॉप स्थान, जो हमारा शीर्ष स्थान हमारा पहले था, उसकी तरफ हमारे ये कदम बढ़ रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत दुश्वारियां हैं, कई लोग इसमें रोड़ा अटका रहे हैं, ये अटकाएंगे ही। लेकिन जनता को ये बात समझ में आ रही है कि जो कुछ आज हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ, और इसके बाद कह ही नहीं सकते हैं कि अगर माना ये सरकार चले जाती है तो ये सब होगा। इससे पहले क्या घोटाले के रूप में जाना जाता। तो ज़रूरत यह है कि इन सब चीज़ों पर जनता को अपना ध्यान देना चाहिए, इसमें नज़र रखनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, ये देश आगे बढ़े। तो इसके लिए आपको उन तत्वों का समर्थन करना चाहिए जो देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। अभी 2024 के चुनाव होने, इस बीच बहुत कुछ होगा। इस सरकार को उखाड़ने की बहुत कोशिश होगी, क्योंकि विदेशी भी नहीं चाहते कि भारत इतना मजबूत बने, तो अपना पैसा डाल रहे हैं इसमें। लोगों को कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको भड़काने के लिए वो सब लगातार कई सालों से लगे हुए हैं। तो ये जिम्मेवारी जनता की है कि इस चीज़ को गंभीरता से समझे, ऑब्जर्व करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।